अमृता पांडे जी द्वारा लिखित कहानी सरूली और चाय की केतली। सरूली चाय की केतली से निकलती भाप को एकटक देख रही थी। पत्थरों का ऊंचा नीचा आंगन, एक कोने पर मिट्टी का बना कच्चा चूल्हा, इसमें सूखी लकड़ियां जलकर धुआं बनकर गायब हो जाती, बस रह जाती तो निशानी के रूप में जली हुई लकड़ी की राख। चाय उबलकर काढ़ा हो गई थी, पर सरूली ना जाने किन विचारों में निमग्न थी। न जाने कितने वर्षों पुरानी यात्रा कर ली थी उसने कुछ ही मिनटों में। बचपन में स्कूल नहीं जा पाई थी। माँ खेत में काम पर जाती और जानवरों के लिए चारा लाती। सरूली घर के छोटे भाई बहनों की फौज को संभालती और सयानों की तरह उनका ध्यान रखती थी। कभी कभी माँ के बीमार होने पर माँ के हिस्से का काम भी वही करती। छोटी सी उम्र में ही घर के सारे काम सीख लिए थे उसने। उसके स्कूल जाने की बात तो किसी ने सोची ही नहीं थी। सबसे बड़ी जो थी वो 1 साल की हुई तो छोटी बहन पैदा हो गई और फिर तो भाई की आस में बहनों की फौज तैयार हो गई। सरूली किसी माँ की तरह छोटे भाई बहनों की देखभाल करती। 16 वर्ष की कच्ची उम्र में तो इतनी काबिल हो गई थी कि विवाह तय हो गया उसका। झट मंगनी पट ब्याह हो गया। सरूली का बचपन वैवाहिक जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ गया। एक पत्नी, गृहिणी और बहू से जो अपेक्षाएं होती हैं, उन सभी को वो निभाती रही। कच्ची उम्र में ही 4-5 बच्चों की माँ बन गई, जिनमें से 3 ही जीवित रहे। उम्र से पहले ही वह परिपक्व हो गई थी। वैसे भी मितभाषी थी बचपन से ही, मगर अब कुछ ज़्यादा ही चुप हो गई थी। पति फौज में थे, जो घर पर बहुत कम आ पाते थे। सारा दिन लंबे चौड़े परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में चला जाता। रसोई का सारा जिम्मा उसी का था। जैसे मायके में माँ खेतों से लौटकर उसे चूल्हे में चाय बनाने को कहती, वैसे ही ससुराल में भी जब सास खेतों से आती तो सरूली लोटे में चाय भरकर तैयार रखती। महीने के उन 4-5 दिनों में रसोई के काम से मुक्ति ज़रूर मिल जाती, परंतु घास लाने को जंगल के फेरे उन दिनों बढ़ जाते थे। बड़े ही दुख भरे दिन होते थे। महीने के वे 5 दिन। गाय के गोठ में एक कोने में वो अपना पराल का बिस्तर डाल लेती। रूखा सूखा खाने पुराने अलग बर्तनों में मिलता, जैसे किसी जानवर को दुत्कारते हुए दिया जाता है। पुरुषों का तो पता नहीं, पर परिवार की महिलाएं ही ऐसे देखती जैसे वो कोई अछूत हो, जिसकी छाया मात्र से ही धर्म आचरण सब भ्रष्ट हो जाएगा। ऊपर से यह उलाहना कि इतने दिनों से अलग बैठी है, कुछ काम धाम नहीं किया। आज सरूली खुद सास बन गई थी। फ़र्क इतना ही था कि उसके लिए चाय बनाने वाली बहू वहाँ नहीं थी। वो बेटे के साथ परदेश में थी और दोनों बेटियां अपनी अपनी ससुराल में व्यस्त थीं। यूँ तो शहरी रहन सहन से होने वाले रोग शोकों से दूर थी सरूली, पर उम्र का असर तो शरीर पर धीरे धीरे पड़ता ही है। घुटनों में दर्द और वात की समस्या अब उसे आए दिन सताने लगी थी। साथ ही चूल्हे में धौंकनी फूंकते फूंकते भी आंखें कमज़ोर हो गई थीं। उसका बेटा भी रोज़गार के लिए शहर में जाकर बसा था। फिर विवाह होने के बाद बच्चों की शिक्षा और भी कई मुद्दे थे कि उसका गांव आना बहुत कम होने लगा। वो चाहता था कि माँ उसके साथ आकर रहे, परंतु सरूली को शहर का जीवन रास ही नहीं आता। बहू के रूखे व्यवहार से वो खिन्न हो जाती। गलती किसी भी पक्ष की नहीं थी, दोनों ओर से अपनी मजबूरी थी, पर कुछ अवसर ऐसे आ जाते जब दोनों ही पक्ष थोड़ा मानसिक तनाव में आ जाते। मसलन सरूली के बीमार होने पर या लोगों का उलाहना सुनकर कि माँ को गांव में अकेला छोड़कर बेटा शहर में रह रहा है, वो व्यथित हो जाता। एक बार बीमार पड़ने पर बेटा गांव आया और सरूली उसके साथ शहर गई। हफ्ता भर वहाँ रही
परंतु वहाँ की दिनचर्या उसे ज़रा भी रास नहीं आई। वो आदतन सुबह जल्दी उठ जाती, परंतु घर में सुनसानी रहती। बेटे बहू देर तक सोए रहते क्योंकि वे रात को देर तक जगे थे। बहू को छोटे पूरे घर में ढूंढ आती, पर वो नहीं दिखती। बाद में पता चलता कि वो जिम गई है। जिम का नाम भी उसने पहली बार सुना था। पोती ने उसे जिम की फ़ोटो दिखाई थी और कुछ समझाया। वो कितना समझी ये तो वही जाने, क्योंकि सरूली का जिम तो उसके खेत खलिहान ही थे जहाँ वह खूब खून पसीना बहाती। बेटा भी अपने ऑफिस के कामों में सुबह से शाम तक व्यस्त रहता। माँ को डॉक्टर को दिखाकर दवा दिला देना और समय पर खा लेने का आग्रह करना, बस इतना कर पाता था। ये भी काफ़ी था। पोती पोते में थोड़ा सा मन उसका रम जाता, परंतु जब वो उन्हें कुछ बोलती तो वे आसानी से नहीं समझते, क्योंकि उसकी बातों में स्थानीय शब्दों का प्रभाव था। इसे इंग्लिश मीडियम बच्चे भला क्या समझते, और बच्चे जब उससे कुछ बात करते तो उनकी भाषा में अंग्रेज़ी के शब्द स्वाभाविक रूप से आ ही जाते थे। भाषा की यह बाधा यूँ तो बहुत बड़ी नहीं थी, परंतु फिर भी एक अकेलेपन का एहसास उसमें नहीं आ पा रहा था। शहर की आबो हवा उसे ज़रा भी रास नहीं आ रही थी। एक हफ्ते के अंदर ही उसने बेटे से घर वापस जाने की ज़िद कर दी। विक्की, अब बहुत दिन है गैच, घर जानूँ मैं। ईज़ा तू समझती नहीं है, इतनी जल्दी घर जाना आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खर्चा भी बहुत हो जाता है। कुछ दिन और रुक जा, इलाज ठीक से हो जाए तो चले जाना। अब मैं ठीक है गैच, वाह घर अपना गौरू बाछल उजाड़ ले करी घूँ हुनली। ईज़ा डॉक्टर ने कुछ दिनों में दिखाने को बोला है, उसके बाद चली जाना। कुछ दिनों में फिर बीमार पड़ गई तो फिर मुझे आना पड़ेगा। तुझे क्या पता यहाँ ऑफिस में इतनी छुट्टी नहीं मिलती। मैं अफी पडनू बीमार चेला, तू चिंता झन करिया। तू कह नी बुलूल मैं यो बार निश्चिंत रहिया, बस यो बार मकै जाड़ी दे। बेटा जानता था कि माँ ज़िद्दी है, अपनी बात मनवा कर ही दम लेगी, और फिर उसकी पत्नी भी माँ के आने से असहज तो हो ही गई थी। उसके कहीं भी जाने पर सरूली सवाल करती तो बहू खिन्न हो जाती। बेटे के ऑफिस से घर आने पर उसके कान भरती। अब भला सरूली क्या जाने किट्टी, मॉल, जिम, इवनिंग वॉक के बारे में। बेटे ने भी महसूस किया कि माँ का गांव जाना ही उचित रहेगा। कम से कम रोज़ रोज़ के तनाव के माहौल से तो मुक्ति मिलेगी। आने जाने में जो खर्चा होगा वो इस तनाव से तो कम होगा ही। और ये तो गनीमत थी कि उनके पड़ोस के गांव का एक युवा अपने गांव जा रहा था, तो उसने सरूली को दवा और कुछ कपड़े दिलाकर उसी के साथ रवाना कर दिया। गांव पहुंचकर वो खुद को आज़ाद पंछी महसूस कर रही थी। धीरे धीरे ही सही अपने सारे काम खुद कर लेती थी, और उसे करना ही क्या था। खेत खलिहान, उनमें आने वाले पक्षी, घर में पाले कुछ जानवर ही तो उसके संगी साथी थे। कुछ समय पहले वो गांव के बच्चे ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए आ ही जाते थे, परंतु इधर पलायन की मार ऐसी पड़ी कि गांव के अधिकतर परिवारों के अंदर शहरों में बसने की होड़ सी लग गई थी। गांव में शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क सुविधाओं का अभाव भी इसका मुख्य कारण था। रोज़गार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था ही। आज सरूली कुछ कमज़ोरी महसूस कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि कोई उसे एक गिलास चाय बना कर दे दे, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने केतली का ढक्कन उठाकर देखा तो सारा पानी सूख चुका था। चूल्हे की आग भी बुझ गई थी। धुएं के छल्लों के साथ उसकी सारी उम्मीदें भी धूमिल हो गई थीं। सरूली फिर उठी, लकड़ी के छिलके बटोरने और फिर चाय बनाने।